Assalamu alaikum viewers. Good to see you after a very long time. जी व्यूवर्स, वाकई बहुत महीने हो गए, बहुत महीने के बाद मैं आज दोबारा अपने इस चैनल पे आई हूँ। उसकी एक रीजन है और वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं कि मैम ये जो असाइनमेंट्स आई है कंपलसरी इंग्लिश की, उसके असाइनमेंट समझ नहीं आ रही, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो इतने ज्यादा कमेंट्स और रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा टाइम अपने व्यूवर्स के लिए निकालना चाहिए और उन्हें एक दफा दोबारा रिज्वाइन करना चाहिए और उनके इस मसले को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी, जाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर रहे थे और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। एक्चुअली मैं खुद अपनी स्टडीज में बिजी थी बहुत ज्यादा, इस वजह से इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं थोड़ा कोई एक्स्ट्रा काम कर सकूं। सो सॉरी फॉर दैट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ा, बट राइट नाउ आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू जर्नी फ्रॉम हियर। सो व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी जो असाइनमेंट है। बेसिकली ये है कंपल्सरी इंग्लिश, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है और ये इंग्लिश 1 है। राइट, इंग्लिश 1 ये कितने कोर्सेज को डील कर रही है? ये कर रही है 14-23, ये डील कर रही है 54-4 और ये डील कर रही है 94-7। मीन 1423 को डील कर रही है, 5404 को और 9407 को। और ये किन से रिलेटेड है? ये बेसिकली कौन किन लेवल्स के लिए है? ये है बीएस, एडी एंड एडीसी। सो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है। इसमें मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगी कि आपने ये जो असाइनमेंट है, ये है सेमेस्टर ऑटम 2022 की। इसको आपने बेसिकली सॉल्व कैसे करना है? ये 100 मार्क्स की आपके असाइनमेंट्स हैं और इसमें पासिंग मार्क्स आपको जो रिक्वायर्ड हैं वो 50। मीन आपको 50% मार्क्स अपनी असाइनमेंट्स में लेने बहुत जरूरी हैं। ठीक है व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग अवर असाइनमेंट, ऊपर कुछ आपको वार्निंग्स दी गई हैं, इनको आप थोड़ा देखें। क्या है? प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, या आपको कहीं से लिखी लिखाई जो है वो नहीं आपने लेनी। सो इन चीजों पे फोकस करना है। जो लोग ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे एलएमएस पे, उनके लिए प्लेजरिज्म रिपोर्ट बहुत जरूरी है। और जो वैसी भेजेंगे तो टीचर्स को जाहिर है अगर एक जैसी मिलती जुलती आंसर्स आ रहे हो तो उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने कहीं से सॉल्व जो है ना वो असाइनमेंट्स लिए। तो ऐसा नहीं करना। और जो असाइनमेंट जो है वो अच्छी तरीके से आप लोगों ने करनी है, इन चीजों को फोकस करना है। सबमिटिंग असाइनमेंट जो है वो जो है आपने किसी तरह लेनी नहीं है। मीन आपने जो है ना उसे खुद से करना है और प्लेजरिज्म को फॉलो करना है और ऐसा नहीं करना कि आप कोई वायलेशन करें। नंबर 1। अच्छा जी, आज हम बेसिकली करेंगे असाइनमेंट नंबर 1। राइट, हम आज सिर्फ 1 करेंगे, 2 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। सो ये जो असाइनमेंट्स है ये बेस करती है बुक के चैप्टर या यूनिट नंबर 1 से 4 तक, मीन 4 चैप्टर्स पे बेस करती हुई ये जो है एक्सरसाइज है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर चुकी हूँ। इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियोस होंगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनको ऐड कर दूंगी ताकि आपको बुक भी समझ में आ जाए और बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उसकी एग्जांपल्स आपको वहां से मिल जाएंगी और ये आपके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है वो हमें कह रहे हैं, सपोज द पुलिस हैज अरेस्टेड अ गैंग ऑफ रॉबर्स रेड हैंडेड। सो सपोज सबसे पहले हमने ये किया है, वो कह रहे हैं हमें फर्ज करें, सपोज करें एक सिचुएशन दी गई है तो हमने फर्ज करना है क्या, पुलिस है और पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट किया है एक गैंग को, एक ग्रुप को जो कि है रॉबर्स का। और किया कैसे है? रेड हैंडेड। रेड हैंडेड होता है ऑन द स्पॉट। जब वो रॉबरी कर रहे थे तो ऑन द स्पॉट जाके पुलिस ने क्या किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सो नाउ अ पुलिस ऑफिसर इज इंटेरोगेटिंग। तो एक पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है? इंटेरोगेटिंग मीन तफ्तीश कर रहा है, सवाल पूछ रहा है उससे, चीजें जानने की कोशिश कर रहा है। किन से? वन ऑफ द गैंग मेंबर्स, यानी कि वो पूरा एक जो ग्रोह था उनमें से सिर्फ एक से वो क्वेश्चन आंसर कर रहा है अबाउट देयर इन्वॉल्वमेंट, कि वो किस हद तक शामिल था
अदर एक्टिविटीज जो क्रिमिनल बेस थी, अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज जो कि दूसरी मुजरमाना कार्रवाइयां थी इन द टाउन में। मीन वो क्या कर रहा है, पुलिस वाला ने एक जो डाकुओं का गिरोह था उसके एक मेंबर को लिया और उससे तफ्तीश कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, पूछ रहा है कि जो टाउन में इसके अलावा जो डकैतियां हुई हैं, जो चोरियां हुई हैं, या जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है, मुजरमाना कार्रवाइयां हुई हैं, इनमें ये किस हद तक शामिल था। अब वो आपको कह रहे हैं राइट एटलीस्ट कितने 10 रेलिवेंट क्वेश्चंस, आपने क्या करने हैं 10 उससे मुतलका सवालात बनाने हैं। द पुलिस ऑफिसर में आस्क, जो के पुलिस ऑफिसर ने में आस्क पूछे होंगे, एंड देयर प्रोबेबल आंसर्स एज वेल, और उनके मुमकिन जवाबात जो कि रॉबर ने दिए होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं अभी आपसे वीडियो अपने लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में सॉरी मैं लिंक जो शेयर कर दूंगी, उसमें आप देखेंगे कि वहां एक डायलॉग दिया गया है यूनिट नंबर 1 में। वो है पुलिसमैन और एक शख्स है जिसकी जो गाड़ी चला रहा होता है, उससे वो क्वेश्चंस करता है कि आपने ड्राइविंग कब से कर रहे हैं और आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। इससे रिलेटेड एक डायलॉग किताब में मौजूद है, मैं वो आपसे शेयर करूंगी। आप उससे हेल्प लेकर 10 क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे और 10 उसके मुमकिन जवाबात। मसलन वो पहले उससे नाम पूछेगा, फिर वो पूछेगा कितने अरसे से आप इस ग्रुप में काम कर रहे हो, आपने ऑलमोस्ट कितनी डकैतियां की हुई हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं। फिर वो उससे पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है इंफॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा वो उससे ये भी पूछेगा कि डिफरेंट ये जो रॉबरीज जो उनके रिकॉर्ड में होंगी पुलिसमैन के, वो पूछेगा कि आपने क्या ये भी की थी, कि आप इसमें शामिल थे, इसमें नहीं थे। सो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस वो अराइज करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके मुमकिन जवाब देने। वो ये भी कह सकता है यस आई वाज इन्वॉल्व्ड इन दोज एक्टिविटीज, मैं इन्वॉल्व था, मैं नहीं था, या मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया इस ग्रुप को, या ये मेरी फर्स्ट जो है वो एक्टिविटी थी इन लोगों के साथ। सो इस तरह के अजम्पशन बेस आपने जो है वो यहाँ पर आंसर्स देंगे। ओके, नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वो कह रहे हैं कि यूनिट नंबर 1 को आपने देखना है। यूनिट नंबर 1 के लेक्चर्स में आपको फिर बता रही हूँ कि ये भी उसमें मौजूद है, ये भी मैं शेयर करूंगी। इसका सेक्शन बी आपने देखना है। सेक्शन बी जो है वो कह रहे हैं सेक्शन बी ऑफ यूनिट 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक डील्स विद सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी है, उसमें आपको फंक्शन बताया गया है प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज होता है। एंड ऑफ देम इज स्टेटिंग फैक्ट्स एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, और उसमें बताया गया है कैसे आप फैक्ट्स को बयान कर सकते हैं और अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन थ्रू यूजिंग द सिंपल टेंस हाउ कैन यू एक्सप्रेस your thoughts and emotions, and how can you state the facts, right? Keeping in mind the guidelines given by the authors, write down 5 facts and 5 opinions. अब वो क्या कह रहा है, कीपिंग इन माइंड द गाइडलाइंस, आपने उन दी गई जो बुक में गाइडलाइन है उनको माइंड में रखना है, और आपने क्या करना है 5 फैक्ट्स बताने और 5 ओपिनियंस बताने। मसलन टोटली आपने 10 सेंटेंसेस जनरेट करने, 5 में आप अपने फैक्ट्स बताएंगे और 5 में आप अपनी ओपिनियन बताएंगे, ठीक है। अबाउट द रोल, अब आपको यहाँ रोल दिया गया है, रोल एंड कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी वुमेन इन पॉलिटिक्स मीन पाकिस्तानी वुमन का किरदार जो है पॉलिटिक्स में यानी कि सियासत में क्या है, और उसकी कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है, या उसकी आप कह लें उसकी उसमें उसकी हिस्सादारी कितनी है, या वो अपनी कितनी खिदमात वहां सर अंजाम दे रही है। तो आपने 5 फैक्ट्स बताने और 5 क्या ओपिनियंस बताने हैं। Okay, let's move to our question number 3. In question number 3, let's see what we will have to do. In question number 3, in unit 1, again unit 1 से बेस करता है, सेक्शन है C. In unit 1 section C, you have read about guessing the meaning of words. मीन लफ्जों के मायने के बारे में अंदाजा लगाना बताया गया है सेक्शन सी में, कि कैसे अगर हम एक रीडिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें सारे आते हैं लेकिन कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है तो हम कैसे उसके मायने अखज कर सकते हैं,
बाय गेटिंग द मीनिंग्स ऑफ अदर वर्ड्स, मीन जो बाकी लफ्जों हैं उनकी मीनिंग्स की मदद से हम किसी एक मुश्किल लफ्ज के मीनिंग को कैसे समझ सकते हैं। सो बिलो आर सम सेंटेंसेस, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। गिवन राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और क्या है, अंडरलाइंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। वो कह रहे हैं कुछ आपको क्या जुमले दिए गए हैं नीचे, राइट द मीनिंग्स, आपने मीनिंग्स लिखने ऑफ वर्ड्स उन लफ्जों के जो क्या है अंडरलाइंड, जो कि अंडरलाइन किए गए, जैसे कि ये पहला यहाँ पे इन्होंने किया है रेजिडेंशियल एरिया, सर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मेन चीज क्या कॉन्टेक्स्ट मीन जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपने इसके मीनिंग निकालना है, राइट। पहले में वो कह रहे हैं द रॉबर्स वर हाइडिंग, रॉबर्स क्या है, वो छुप गए हैं या उन्होंने छुपा लिया है इन रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया में, एंड द पीपल वर स्केयर्ड, और पीपल क्या है खौफजदा हो गए। सो रेजिडेंशियल, अब आप सोचें इससे क्या है कि कहाँ जाके वो छुपे हैं, जहां जाके क्या है उन्हें लोग जो है वो स्केयर्ड हो गए, खौफजदा हो गए। रेजिडेंशियल एरिया मीन जहाँ लोगों की रिहाइश होती है, जहाँ लोग रिहाइश पजीर होते हैं, मीन किसी कम्युनिटी में, किसी लोकेलिटी में, किसी सोसाइटी में जाके उन्होंने खुद को छुपा लिया है, जहाँ पे वहां मौजूद लोग जो हैं वो उनसे परेशान हो गए हैं। ओके, इन सेंटेंस नंबर 2, फैसल इज एन आई विटनेस, फैसल क्या है, एक आई विटनेस है ऑफ द मर्डर, मर्डर कहते हैं कत्ल को, सो ही हैज टू आंसर, तो उसे जवाब देना है द क्वेश्चंस, सवालों का, ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर, तो उसे क्या करना है, पुलिस इंस्पेक्टर के सवालों का जवाब देना है। सो आई विटनेस से अब आपको क्या अंदाजा हुआ है, आई विटनेस वो होता है जो मुशाहिदा करता है, जो देखता है, जो खुद से उस चीज को देख रहा होता है, उसे हम आई विटनेस कहते हैं। Let's move to sentence number 3. In sentence number 3, the vice chancellor chaired, vice chancellor VC of a university, the meeting of the entire administrative staff of the university. जो यूनिवर्सिटी का वीसी है वो क्या कर रहा है, मीटिंग कर रहा है ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो कि उस सारे को चलाता है यूनिवर्सिटी के सिस्टम को, उसके साथ वो मीटिंग कर रहा है। तो उसके लिए क्या वर्ब यूज हुआ है, चेयर्ड, चेयर्ड होता है सदारत करना, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उस मीटिंग को चेयर कर रहा है, मीन उस मीटिंग की सदारत कर रहा है। सेंटेंस नंबर 4, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज बीन डायरेक्टेड, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने क्या किया है, डायरेक्ट किया है टू हेल्प एंड सपोर्ट द विक्टिम्स ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, कि वो मदद करे और उनकी यानी कि हेल्प करे, मदद करे और सपोर्ट और उनकी मदद करे जो कि विक्टिमाइज हैं किसमें, बॉम्ब ब्लास्ट में। अब यहाँ डायरेक्ट करना होता है, उसको डायरेक्शन देना, उसको जो है इस चीज के बारे में हुक्म देना, उसके लिए यहाँ पे डायरेक्टेड का वर्ड यूज हुआ है। सेंटेंस नंबर 5, ही हैज मूव टू दिस एरिया, वो मूव हुआ है या वो मुंतकिल हुआ है इस एरिया में रिसेंटली, रिसेंटली होता है अभी अभी, यानी कि वो अभी अभी इस इलाके में मूव हुआ है। ही वॉज लिविंग इन अनदर लोकेशन, जबकि वो प्रीवियसली, जबकि वो इससे पहले क्या कर रहा था, किसी दूसरी जगह पर रह रहा था। सो आपने देखा स्टूडेंट कैसे हम सेंटेंस के बाकी लफ्जों के मीनिंग जो कि इजी हैं उनके जरिए हम मुश्किल अल्फाज के मीनिंग को ढूंढ सकते हैं। Okay, viewer, let's move to the question number 4. In question number 4, they write an informal letter. वो हमें कह रहे हैं कि आप लिखेंगे एक informal letter to one of your cousin, अपने किसी एक cousin को, and congratulate, उसे मुबारकबाद देंगे, either he is she or ही मीन के वो चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, किसी एक को लिखेंगे ऑन अचीविंग टॉप पोजीशन, के उसने क्या है, टॉप पोजीशन हासिल की है इन एसएससी बोर्ड में, राइट। मीन के आपने उसे मुबारकबाद देनी है कि उसने बोर्ड में क्या है, हाई पोजीशन हासिल की है। आल्सो सजेस्ट हर हिम विच पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो कौन से अडॉप्ट करे, में ऑप्ट होता है इख्तियार करना इन HSSC लेवल्स
टू सर्व द कंट्री, ताकि वो मुल्क को खिदमत कर सके, एंड द नेशन और कौम के, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बेहतर अंदाज में, गिव लॉजिकल आर्गुमेंट्स, कन्विंस योर कजन। क्या आपने क्या करना है, पहले उसे मुबारकबाद देनी है कि उसने एग्जाम में टॉप किया, और फर्दर उसे वो क्या करना है, उसे सजेस्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है उसे अडॉप्ट करना चाहिए नेक्स्ट लेवल में, और आपने उसको लॉजिकली प्रूव करना है ताकि वो अपने मुल्क और कौम की बेहतर अंदाज में खिदमत कर सके। राइट, गॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मसलन एक इनफॉर्मल लेटर लिखना, फॉर्मल नहीं लिखना, इनफॉर्मल जैसे आप कजन से फ्रैंकली बात करते हैं, सो इनफॉर्मल वे में आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहे हैं फाइंड अंटोनिम्स। अंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट्स, ठीक है, ऑफ द अंडर मेंशन वर्ड, नीचे दिए गए लफ्जों के ऑपोजिट, यानी कि मुतजाद मायने उसके या मुतजाद अल्फाज आपने देने हैं, एंड यूज देम इनटू सेंटेंसेस, और आपने क्या करना है, उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं आपको इनकी मीनिंग्स बताऊंगी, लेकिन सेंटेंसेस आपने खुद बनाने। गाइगेनेटिक होता है बेसिकली बड़ा, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि एक बड़ी चीज जो होती है उसे हम कहते हैं गिगनेटिक, ठीक है, और लेकिन इसका जो ऑपोजिट होता है वो तो टिनी, टिनी मीन होता है स्मॉल, छोटा। फिर इसी तरह अगला क्या है, अगला है स्टनिंग। स्टनिंग होता है बहुत ज्यादा, यानी कि अट्रैक्टिव या एक्सप्रेसिवली इम्प्रेसिव जो होता है उसे हम स्टनिंग बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट आप क्या लिख सकते हैं, अनअट्रैक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे जो है वो है अप्रेंटिक। अप्रेंटिक बेसिकली होता है ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं हु इज लर्निंग अ ट्रेड फॉर अ स्किल्ड एम्प्लॉय, मीन कि वो ट्रेनिंग ले रहा हो ताकि वो एक स्किल किस्म का जो है एम्प्लॉय बन सके। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है वेट वेट वेटेरियन। वेटरन, वेटरन का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो ऑलरेडी जो है वो एक लॉन्ग एक्सपीरियंस रखता हो एक पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर साइड में। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज बीस्ट। सो बीस्ट क्या होता है, बीस्ट बेसिकली इवल्स के लिए यूज होता है, ऐसा शख्स जो कि अच्छा ना हो उसके लिए होता है, लेकिन इसके लिए ऑपोजिट के लिए हम लोग एंजल यूज कर सकते हैं, इनोसेंट यूज कर सकते हैं, सेंट यूज कर सकते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर हियर। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंस। सो इंटेंस जो होता है वो एक्सट्रीमनेस के लिए होता है, एक्सट्रीम फोर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा जिसमें डिग्री हो या स्ट्रेंथ हो उसके लिए होता है, और उसके लिए ऑपोजिट जो है वो माइल्ड का वर्ड होता है, ठीक है। सो इस तरह आप पहले खुद भी डिक्शनरी से देख सकते हैं, और आप इनके जो है पहले मीनिंग्स देखें, फिर इनके एंटोनिम्स देखें, और उसके बाद आप सेंटेंसेस जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लुक एट द फ्रंट कवर ऑफ टू बुक्स। बुक्स के दोनों किताबों के फ्रंट्स को हमने देखना है, गिवन ब्लो जो कि नीचे दी गई हुई, एक में 5 प्रेडिक्शंस, और हमने 5 प्रेडिक्शंस करनी है अबाउट द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम, और आपने प्रेडिक्शन 5 करनी है कि इसमें किस तरह का कंटेंट हो सकता है। पहले आपने क्या देखना है, बुक में देखना है क्या है, द फाउंडेशंस ऑफ ब्लॉगिंग। आपको पता है आजकल ब्लॉगिंग इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का, ब्लॉगिंग इज अ वास्ट स्टडी। ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये आप इंफॉर्मेशन आपको इससे देख के हो जाएगा। एक तो कंप्यूटर रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, दूसरा ये कि आप इसे गूगल कर सकते हैं, नेट पे जाके देख सकते हैं व्हाट इज ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे इसको यूज हो सकता है। सेकंड ये है द अंडर आर्चिविंग अंडर अचीविंग स्कूल। आप एक स्कूल में जब होते हैं तो क्या अचीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने 5 प्रेडिक्शन लिखनी है कि इस बुक में किस तरह का कंटेंट हो सकता है, किस तरह का मटेरियल हो सकता है। तो ये आपने इन दोनों पर 5-5 प्रेडिक्शन लिखनी है।
Here is question number 7. Question number 7 में एक पैराग्राफ दिया गया है, कह रहे हैं रीड द पैसेज गिवन बिलो। पैसेज जो नीचे दिया गया इसे पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, और एंड पे ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर देने हैं। इसमें दो बेसिक चीजें, एक है एरिस्टोटल, वो अपना व्यू पॉइंट दे रहा है, एक सोक्रेटिस। एरिस्टोटल कहता है कि एरिस्टोटल कंसिडर्ड ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन नेचर को लेता है और कहता है हैबिट और उसकी आदत को एंड रीजंस और उसके पीछे वजूहात को टू बी इक्वली इम्पोर्टेंट। वो कहता है इंसान की नेचर, उसकी आदत और उसके रीजन जो होती हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस रखती हैं, और वो फोर्स का काम करती हैं टू बी कल्टिवेटेड इन एजुकेशन, जो कि उसकी तालीम में उसको मदद देती है। द अल्टीमेट एम, वो कहता है इसका बुनियादी मकसद क्या है, ऑफ विच शुड बी टू प्रोड्यूस गुड एंड विर्चुअस सिटीजन। उसका बेसिक मकसद क्या है कि प्रोड्यूस करे क्या, गुड, अच्छा, एंड विर्चुअस, खूबियों वाला सिटीजन, शहरी। He proposed, वो प्रपोज करता है that teachers, या वो बयान करता है that teachers lead their students systematically। टीचर्स को कैसे लेकर चलना चाहिए, स्टूडेंट को सिस्टमेटिकली वे में चलना चाहिए, and that repetition be should as a key tool to develop good habits। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रेपिटेशन जो है, किसी भी अमल का बार बार दोहराना जो है, वो क्या है, इसका बेसिक जो उसका बुनियादी असूल है वो ये है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। सेकंड व्यू पॉइंट जो है वो कहता है अनलाइक सोक्रेटिस, जैसा कि ऑपोजिट है, सोक्रेटिस इससे ऑपोजिट थोड़े व्यू पॉइंट रखता है, एम्फेसाइजेस, वो जोर देता है उन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करने पे हिज लिसनर, अपने सुनने वालों से। वो कहता है कि स्टूडेंट्स को क्या, टीचर्स को क्या करना चाहिए, वो अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जो उनसे सुन रहे हैं, टू ब्रिंग आउट देयर ओन आइडियाज, ताकि वो अपने जो आइडियाज हैं वो लेके आ सके। ही एम्फसाइज्ड, वो जोर देता है द बैलेंसिंग, कि बैलेंस होना चाहिए ऑफ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। वो कह रहा है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उन दोनों का क्या है, का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑफ द सब्जेक्ट और जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जा रहा है। अमंग विच ही एक्सप्लिसिटली मेंशन रीडिंग्स, और जिसमें वो खास तौर पर ज़ाहरी तौर पे जो है ना, उन रीडिंग्स में वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। राइटिंग, मैथमेटिक्स और मैथ को लिखना चाहिए, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, मीन वर्ड सबको यहाँ पे कर रहा है। वो कह रहा है रीडिंग होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, म्यूजिक से, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, लिटरेचर, अदब से रिलेटेड, हिस्ट्री, तारीख से रिलेटेड एंड अ वाइड रेंज ऑफ साइंस, और साइंस की एक जो वसी रेंज है उसमें, एज वेल एज प्ले, गेम, विच ही आल्सो कंसिडर इम्पोर्टेंट। वो कहता है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन एक इंसान की शख्सियत में ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत अहम रोल अदा करती हैं, और हमें जो है स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें समझानी चाहिए कि व्हाट इज थ्योरी और हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट थ्योरी ऑन अ सिचुएशन, राइट। सो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या वो पूछ रहे हैं। नंबर 1 में पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। वो कह रहे हैं अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एम क्या, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, एम है, वो कह रहा है टू प्रोड्यूस गुड एंड वर्चुअस सिटीजन, राइट हो गया। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला कह रहा है हाउ वाज अरिस्टोटल्स पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट फ्रॉम सोक्रेटिस। इन दोनों में डिफरेंट करना है। वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि की रूल है, क्या है, रेपिटेशन, रिपीट किया जाए, गुड हैबिट्स को करवाया जाए तो वो आ जाएगा। मीन वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस कर रहा है। लेकिन सोक्रेटिस क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, थ्योरेटिकल भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल। मीन वो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी फोकस कर रहा है, और वगैरह दोनों को, और फिर हर तरह की जो एजुकेशन है उसके अंदर दोनों थ्योरी को भी और प्रैक्टिकलिज्म को भी लेके चलें तो ही बात बनेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 वो पूछ रहे हैं जी व्हाट शुड बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जी। ये तो दो पॉइंट ऑफ व्यू थे अरिस्टोटल और सोक्रेटिस के। व्हाट इज योर, वो कह रहा है गिव योर ओन ओपिनियन। आपने अपनी ओपिनियन देनी है कि आप एजुकेशन ले रहे हैं या बाकी लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं, उन एजुकेशन लेने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, तो आपने यहाँ अपनी ओपिनियन में आंसर देना है। Fourth question is what is the difference between theoretical and practical aspects of subject। सब्जेक्ट के theoretical और practical aspect क्या है, मैंने आपको पहले बताया है कि theory
सपोज मैं आपको आपके किसी सब्जेक्ट से, आपने जैसे मैट्रिक में साइंस पढ़ी है या फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिकल होते थे ना, मसलन कोई एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, तो एक तो फॉर्मूला होता है, वो जस्ट एक थ्योरी होती है, पर उसको प्रैक्टिकली करना। केमिस्ट्री में एक आप कोई कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं कि ये वाला केमिकल और इसके साथ मिलाएं तो ये होता है, सो ठीक है, वो एक थ्योरी होती है। लेकिन जब आप लैब में जाते हैं, उसको प्रैक्टिकली दोनों चीजों को आप मिक्स करते हैं, केमिकल्स को, देन उसका आप रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी, राइट। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा, तो आपने इसका इस तरह आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। वो कह रहे हैं इस पैसेज को एक मुनासिब सा क्या देना है, आपने टाइटल देना है। तो आप कह सकते हैं बेसिक एम ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, एजुकेशनल सिस्टम कह सकते हैं, द पर्पस ऑफ एजुकेशन हो सकता है, ठीक है, और कोई भी व्हाट्सएवर जो आपको लगता है कि इसका एक टाइटल बन सकता है, वो आप दे सकते हैं। इस टाइम मेरे माइंड में जो भी एब्रेप्टली है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। So here is our last question of assignment number 1, which is question number 8. In question number 8, they are saying that write down लिखना क्या करना है जी, हमने brief and concise review of any of the book। वो कह रहे हैं हमने brief और concise review लिखना है of any book which you have read recently, जो कि आपने अभी अभी recently पढ़ी है, other than your textbook। ओके, मेन थिंग इज है वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ना, अब वो कोई नॉवल हो सकता है, वो कोई ड्रामा हो सकता है, वो कोई मोटिवेशनल बुक हो सकती है, वो कोई माइंड साइंसेस की बुक हो सकती है, फिक्शनल हो सकती है, व्हाटसोएवर, कॉमिक हो सकती है, साइंटिफिक हो सकती है। तो अगर आपने कोई रिसेंटली पढ़ी है तो उस पर रिव्यू देना, नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ लें, और पढ़ने के बाद उसका आपने एक ब्रीफ और कंसाइज मीन छोटा सा जामिया किस्म का नोट आपने वो लिखना है अपने इस असाइनमेंट में। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको कुछ समझ आ गई होगी, और ये सारी डिटेल आपको हेल्प करेगी कि आपने असाइनमेंट्स कैसे करनी है। असाइनमेंट राइट डाउन करें और अपने अपने ट्यूटर्स को भेजें। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा लेक्चर, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। Subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get the every lecture in time. Thank you. Allah Hafiz.